काफी दिन के बाद आपकी क्लास हो रही है और लास्ट क्लास में हम लोग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड। Yes. नाउ वी विल डिस्कस फेगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन। तो पहले हम लोग फेगोसाइटोसिस देखेंगे, ठीक है। सो फेगोसाइटोसिस आप लोग पहले से जानते हैं। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? सर जब कोई अभी सेल डेड हो जाता है तो उसको मतलब वो ईटिंग का काम करता है डेड सेल को या डैमेज टिश्यू। If I ask you phagocytosis का definition and it is of 2 marks, what you will say? कि कोई सेल डेड कर जाता है तो क्या बोले आप? या फिर डैमेज हो जाता है सर तो उसको ईटिंग का काम करता है ना ये फैगोसाइटोसिस। कौन सेल डैमेज हो जाता है? सर आफ्टर वुंड या किसी मतलब किसी भी तरह का कोई टिश्यू या If you write this in the answer, then I will give you half marks. 2 के बदले आधा नंबर दूंगा, आधा भी नहीं, 0 दे दूंगा। पूरा गलत बोल रही हूँ। What is phagocytosis? Anybody? कोई और बता सकता है? बैक्टीरिया इनगल्फमेंट। Okay, yes, you are somewhat correct. Okay. Phagocytosis is when one cell engulfs another cell. That is phagocytosis. One cell engulfs another cell or cellular debris or supramolecular structure. When one cell engulfs another cell, smaller cell, और ए पैथोजन, पैथोजन भी सेल है, तो पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बहुत तरह के हो सकते हैं, और फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज phagocytosis. Engulfing of a foreign cell or a fragment of cell is phagocytosis. तो इस अभी किसने बोला था, स्नेहा नहीं बोला था कि जिंदा सेल मरना सेल, व्हाट इज दिस है? दिस इज ऑल्सो लाइव सेल। अगर ये डेड सेल होगा तो ये फेगोसाइटोसिस कैसे करेगा? एंड दिस which is getting phagocytosed, that will be either live, that can be live, or dead. Dead in the case of if it is taken in the form of the cellular debris, then it is dead. Phagocytosis समझ में आया अभी आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Phagocytosis is just a simple process in which one cell engulfs and that cell is called as phagocytosis. फेगोसाइटोज बहुत तरह के हैं, मैक्रोफाजेज हैं। इन योर बॉडी कितने तरह के फेगोसाइटिक सेल्स हैं? मैक्रोफाजेज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ओके, डेंड्राइटिक सेल्स है। यस सर। यस, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट इज द फेगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये ब्लड में फेगोसाइटोसिस कर रहा है। न्यूट्रोफिल्स भी ब्लड में है, डेंड्राइटिक सेल्स भी ब्लड में है, बट neutrophils is doing phagocytosis in tissues. Similarly, dendritic cell is also doing phagocytosis in tissues. Macrophages is also doing phagocytosis in tissues. Monocytes are the blood macrophages. Okay, इसमें फेगोसाइट कंफ्यूज नहीं करोगे, फेगोसाइटोसिस जो है सर्कुलेटिंग ब्लड में ही हो रहा है, मोनोसाइट में। ओके, सो दीज आर द cells involved in phagocytosis. Now it is clear to you. और जो फेगोसाइटोज जो हो रहा है, जिसका हो रहा है फेगोसाइटोसिस, तो दैट सेल
should be essentially smaller than the phagocytic cells. ठीक है, और अगर if that pathogen is bigger than this cell, then that pathogen will be degraded via other mechanisms such as MAC formation. पढ़े हैं आप लोग MAC formation? यस सर। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया एंड Yes, sir. वो मैक से फिर किल हुआ. सो व्हाट यू विल गेट सेलुलर डेब्रिस, and those cellular debris will be phagocytosed by these phagocytic cells, and nutrients or the micromolecules will be obtained from this. इसमें कितना हो, कार्बोहाइड्रेट होगा क्योंकि पॉलीसेकेराइड होगा इसमें, उसको तोड़ तोड़ के कार्ब मोनोसेकेराइड निकाल लेगा. प्रोटीन है तो उसको तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड निकाल लेगा. न्यूक्लिक एसिड है तो उसको तोड़ तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स निकाल लेगा, जो फिर वो खुद के काम में सेल यूटिलाइज करेगा उसको. ओके, सो बाय अदर मैकेनिज्म्स अगर सेल बड़ा है फैगोसाइटिक सेल से, फिर एक और मैकेनिज्म है जो कहते हैं एंटी, ये टी सेल से भी रिलीज होता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड. These are small peptides which are antimicrobial in action, released by T cells, recently discovered. देख लो, एंटीबॉडी के अलावा ये भी है antimicrobial peptides, and these peptides has the property to attach on the microbial cell surface and induce its lysis, either by phagocytosis or some other mechanism. So ये तो हो गया आपका फेगोसाइटोसिस. बड़ा सेल है तो उसका सेल डेब्रिस, छोटा है तो पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, और इनगल्फ करने के बाद दैट विल बी कॉल्ड एज, इसको मिटा दूं? Yes, sir. So that will be called as, now I'll take a white board. नहीं कोई नहीं, इतना बड़ा नहीं है, इसी में बता देते हैं. This is the foreign cell or pathogen or bacteria, virus, anything or any cell debris, and this will be taken inside. अब इसको अंदर लेने के लिए, इंटरनलाइज करने के लिए फॉरेन बॉडी को, there are presence of various kinds of receptors. ठीक है, बहुत तरह के रिसेप्टर्स हैं. Those receptors are present on the cell surface of this phagocytic cells in many copy number. अलग अलग कलर में क्यों दिखा रहा हूं? These are different types of receptors present in many copy number. फिगर, मेरी ड्राइंग आपको क्लियर दिख रही है? यस Sir. यस सर. यस सर. Okay, so these are the accessory molecules basically. और आपको मैंने पढ़ाया है शुरुआत की क्लास में, एक होता है पैम्प, याद है पैम्प? भूल गए या याद है? Yes, sir. Yes, sir. और एक PRR. Yes, sir. PRR क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन Recognition. Receptor. Yes. receptors. And PAMPs are pattern associated molecular, pathogen associated molecular pattern. PAMP का फुल फॉर्म क्या Yes. है? Pathogen associated molecular pattern. Okay, so these moieties are present on pathogens.
or the foreign cells which will be phagocytosed. Okay, but not all the time the cells which are going to phagocytose are pathogenic. The microbiome which is inside your gut that are not pathogenic to you, they are symbiotic bacteria, and they are giving additional benefits or advantages to you, such as vitamin B12 production that your body cannot synthesize. And from that, the gut, the vitamin B12 produced by this bacteria will be absorbed via in the intestine. कहने का मतलब हुआ कि फॉरेन सेल्स जो हैं, they are friendly also, and they behave like an enemy also. ठीक है? So it is not suitable to call these moieties which are present on the pathogens. It is called as PAM. So another term was coined. It is called as MAMP, microbe associated molecular pattern. तो मैम्प और पैम्प एक ही है, बस नाम अलग अलग है, ये समझ लो. तो पैम्प कहाँ पर प्रेजेंट है, अब बताइए आप. पैम्प इज प्रेजेंट ऑन Pathogen surface. पैथोजन, करेक्ट. पैथोजन सेल सरफेस पर पैम्प, नाम ही है पैथोजन एसोसिएटेड. पैथोजन के सेल सरफेस पर पैम्प कहाँ है, पैथोजन के सेल सरफेस पर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, सेल वॉल है, पॉलीसेकेराइड का लेयर है, मेनी लाइपोपॉलीसेकेराइड्स आर प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट. ओके, हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होता है, होमोपॉलीसेकेराइड आर आल्सो प्रेजेंट ऑन bacterial outer covering. Bacterial outer covering is not as simple as the cells which are found in your body, which is lined by plasma membrane alone. Because these are unicellular cells, इसको बहुत सारे पर्यावरण के मुकाबला करना पड़ रहा है. So these are the special type of layers present outside the plasma membrane. Collectively it is called as cell wall. But this cell wall is composed of many different types of layers: peptidoglycan layer, lipopolysaccharide layer, and in those layers, glycoproteins, polysaccharide, heteropolysaccharides, these molecules are embedded. So why I'm calling this is a moiety. Moiety किसको कहते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल पर, suppose this is a big molecule, protein molecule. Suppose this is a chain of big protein molecule, and the structure associated with this region, जैसे एंटीबॉडी के केस में इपिटोप आप पढ़े थे, इपिटोप पढ़े थे. Epitope is what? The region which is having the property of antigenicity and against which antibodies can be generated, and those generated antibodies will be specific to that region of that protein only. If you hydrolyze this region, if you remove this region and then add the antibody, suppose if this is the epitope against which the antibody is raised, if you remove the epitope, epitope is basically the part of that protein itself or that antigenic molecule itself. Okay, so this is the epitope. If you remove that, then the antibody raised against this epitope will not detect this protein. It is not going to bind with this. Okay, so similarly यहाँ pattern रिकॉग्निशन रिसेप्टर, अभी इसको भूल जाओ. पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न जो है, दीज आर द मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. नाम में देखिए मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है, ये खास तरह के मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो हैं, दीज आर कॉमन टू मेनी काइंड्स ऑफ पैथोजेंस. सपोज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज हैविंग lipopolysaccharide layer which is quite extensive. So
So that will be recognized, that will be gram positive bacteria is having different kind. All gram positive bacteria will be having a particular type of PAMP in its cell wall. Gram negative bacteria, it is having another kind of PAMP in its cell wall. Okay, so these are those molecular patterns which are present on the molecules, sorry, pathogen ka, present on the pathogen cell surface protein molecules, present on the cell surface or the cell wall. These are the components present in the cell wall or cell surface, you can say, of the invading cell or a foreign cell that will be recognized. अब PRR क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहीं दिक्कत है समझने में? नहीं सर। PRR क्या है? PRR is pattern recognition पैटर्न receptors. So these are present on phagocytotic cells. ये phagocytotic cells है, इस पर ये रिसेप्टर्स है. अभी हम दिखाए डिफरेंट कलर्स, मेनी कॉपी नंबर, मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इन मेनी कॉपी नंबर्स आर प्रेजेंट ऑन phagocytic cells. Now, as this PAMP is belonging to different classes, आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के PAMP होते हैं. So they belong to different classes, different types of proteins. Some are opsonins, some are soluble ones. Some are soluble ones are basically opsonins, and these are as this is attached to the surface. These are present on the surface only. So pattern recognition receptor are having a different class of things. Some are soluble and some are associated. They are present at the surface of the phagocytic cells. आगे हम लोग देखेंगे इसको. So ये pattern recognition molecule recognize करता है PAMP को through its binding. ठीक है? And once this binding happens, so because of this binding, phagocytosis is favored and more efficiently it takes place. The cell internalize this pathogen or the foreign cell, which is now associated via these type of bonding by PAMP and PRR. So it helps in, it speeds up, or you can say it helps in, or it assists in phagocytosis. Okay, कौन असिस्ट किया? कौन असिस्ट किया phagocytosis को? PRR। Yes, PRR किया. ठीक है, PAMP नहीं किया. PAMP तो पैथोजन के सरफेस पर. PAMP को रिकॉग्नाइज कौन किया? PRR. तो PRR is having central role in phagocytosis. क्लियर है? आगे बढ़े. यस सर। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर. यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नेटवर्क सही है क्या? यस सर. Yes, sir. Okay. See, you can see here there are many pseudopodia like membrane projections in the phagocytic cells, and now it has taken, इसको थोड़ा enlarge कर देता हूँ. See, these are the pseudopodia like projections from the phagocytic cells, and in this is plasma membrane. So here there will be PRRs. Okay, so it will be bound to this cell via PRR, and PAMP present on this pathogen cell surface. Now it has taken inside the cell. So this is called as phagosome before fusion with the lysosome. In the next step, lysosome fuse with the phagosome. Okay, and in this fused lysosomal, now this will be called as lysosomal phagosome.
So in this lysosomal phagosome, the foreign body that has now internalized will now be hydrolyzed and degraded into pieces because of the acidic content of lysosome. These are also called as suicidal bags. इसमें pH 2 होता है लाइसोसोम का, हाईली एसिडिक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसमें, H+, pH is around 2, and in this lysosome many lysosomal enzymes are also there, and that will digest the proteins, carbohydrates, polysaccharides, etc. Okay, so that will be digested and it will be degraded, and it is now here what they are showing that it is now going to be released from the cell. Okay, so many times it is, लेकिन आप एग्जाम में दिखाओगे क्या, यही दिखाओगे, क्योंकि होता क्या है बेसिकली दोनों बात होता है, जो हाइड्रोलाइज हुआ है कंपोनेंट दैट विल बी इंटरनलाइज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल आल्सो इफ दे आर हाइड्रोलाइज इनटू suppose monomeric units such as monosaccharides from the polysaccharide, they will be hydrolyzed. Amino acids they will be internalized, amino acids coming from the protein that will be internalized because via this membrane monosaccharides जो डाइजेस्ट होकर के अगर मोनोमेरिक यूनिट ऑब्टेन्ड हो गया, इफ मोनोसेक्राइड तक आ गया, अगर ओलिगोसेक्राइड्स हैं देन दैट विल बी रिलीज फ्रॉम द सेल अगर लार्जर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अगर मोनोमेरिक यूनिट है, मान लो न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो एसिड्स आ गए, पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड ऑब्टेन हो गया, लिपिड से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड नहीं होता है, जो फैटी एसिड होता भी नहीं है ज्यादा बैक्टीरिया में। ओके, सो दैट विल, वो मोनोमेरिक यूनिट्स विल बी इंटरनलाइज, और जो लार्जर यूनिट्स है अगर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरह का है, ठीक है। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, अल्फा एंड बीटा, and to break and hydrolyze the beta bonds is very difficult, and to hydrolyze alpha glycosidic bond is easy. So in starch, glycogen, it's alpha glycosidic bond hota hai, cellulose, chitin, okay, like these structural polysaccharides and many heteropolysaccharides also जो भी है, ये तो स्ट्रक्चरल होमोपोलिसैकेराइड, उस सब में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज होते हैं। तो बीटा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड, दे प्रोवाइड a great structural, they become a structural component, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए फिर ये स्टेबल बन जाता है। तो बीटा, इसीलिए इसमें बहुत सारे इसमें बीटा बॉन्ड्स हैं इन द देयर पॉलीसैकेराइड्स, एंड दैट विल नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय आवर एंजाइम्स। ओके, सो दैट इज, और फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में बहुत अलग अलग तरह के हेक्सोज डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीनो ग्लूकोस अमीनो ग्लाइकेन्स हो गया, एंड आपके म्यूरामिक एसिड है, बहुत तरह के हेक्सोज डेरिवेटिव्स हैं, वो सब भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम में जिसका कोई रोल नहीं है, तो क्यों रखेगा, वो सब रिलीज आउट हो गया। ठीक है, आगे समझे आप लोग। और अगर ग्लूकोज रिलीज हुआ है तो ग्लूकोज तो यूजफुल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज विल बी टेकन इन, अमाइनो एसिड्स दैट विल बी टेकन इन। ओके, आगे चलें। इसलिए आप लोग दिखाओगे क्या, यही फिगर दिखाओगे, इट विल बी डिग्रेडेड दिस इन दिस phagosomal lysosome, and then rest of the product will be discarded out, released out. कोई डाउट? No, sir. No, sir. आगे बढ़े।
ये पिक्चर जो है इसमें दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ पिक्चर है. In this you can observe there are many pseudopodia like, because this is 3-dimensional, no, there are many pseudopodia like structures, and this is Mycobacterium tuberculei, TB है, टीबी का बैक्टीरिया है और उसको इंटरनलाइज कर रहा है दिस सेल. आउटर सरफेस, नो सॉरी, टीबी का नहीं है, लंग प्लूरल कैविटी, ई कोलाई. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ एल्वियोलर मैक्रोफाज फेगोसाइटोसिस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वेसल इन द लंग प्लूरल कैविटी. ई कोलाई को इनगल्फ कर रहा है आपका एल्वियोलर मैक्रोफाजेस. ओके, चलो. Now I'll read it out the text note पर. आप लोग जल्दी जल्दी कैच कर लोगे, इतना एक्सप्लेन कर दिया, यही सब बात लिखा हुआ है इसमें. Yes, sir. Yes, sir. Despite the strong defenses of our protective epithelial layers, some pathogens have evolved strategies to penetrate these defenses, and epithelia may be disrupted by wounds also, abrasion also, and insect bites that may transmit pathogen. ये पूरा एक लाइन में इसने क्या कहा है कि हमारा जो एनाटॉमिकल बैरियर है, स्किन और इंटरनल लाइनिंग जो है आपका म्यूकोसा, स्किन और म्यूकोसल लाइनिंग क्या कर रहा है? Can you see my drawing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have tube within a tube body plan. Do you get it? We have tube within a tube body plan, and all vertebrates are having tube within a tube body plan. So what you get in this plan? There is an internal lining which is in communication with the external environment, and there is external boundary which is also in direct contact with the external environment. Okay, this is your gut lumen, and this is in continuous with external environment via किससे? मुंह से, नाक से, ठीक है, anterior opening and posterior opening via anus. So इसके अंदर एयर है, वैक्यूम तो हो नहीं सकता है, या तो सॉलिड पार्टिकल होगा क्योंकि दिस इज स्पेस, तो इसमें या तो सॉलिड होगा या लिक्विड भरा होगा या गैस भरा होगा. तो इसका लाइनिंग जो है, तो इसमें चांसेस है कि बाहर एक्सटर्नल से पैथोजन आएंगे. सो इसका लाइनिंग इसीलिए माउथ से स्टार्ट होके इवन इन द नेजोफेरेंजियल रीजन, नेजल ओपनिंग से शुरू होके फिर नेजोफेरेंजियल फैरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स ज्वाइन कर गया फेरेंजियल नेजोफेरेंज, सॉरी आपका इसोफेगस से पहले, एंड देन फिर वहां से एक ओपनिंग चला, एक ट्यूब चला इसोफेगस से, फिर स्टमक, गट. क्या हो गया है? 1 सेकेंड है. नेटवर्क ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ठीक है. So all these internal linings starting from your buccal cavity till anus, so ये सब जो है is lined by mucosa. ये भी epithelial membrane है. तो यहाँ जो भी लाइनिंग वाले सेल्स हैं, इपिथेलियल जो टिश्यू है, इपिथेलियल सेल्स जो हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन दीज लाइनिंग्स, जहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी सेपरेट हो रहा है. तो यहाँ पर स्किन पर भी सेल है, स्किन इपिथेलियल सेल्स है. इपिथेलियल सेल भी बहुत तरह के होते हैं, आप पढ़े होंगे, ठीक है. यहाँ पर इपिथेलियल सेल जो है, इसका आउटर लेयर जो है, और इट इज मल्टी लेयर्ड हियर इन द स्किन एंड इवन इन द
Mucosal lining also is epithelial cells are multi-layered, present in many tiers. So here the outermost layer of the epithelial cell is keratinized. तो ये skin हो गया, so that water and air cannot penetrate the surface. And here it is not keratinized. अगर keratinized हो जाता तो dead होना पड़ता है cells को. Keratinized जैसे जैसे cells का keratinization होता है, cell भी dead होते चला जाता है. डेड हो जाता है, उसका डेथ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. वंस द केराटिनाइजेशन कंप्लीट, सेल बिकम्स डेड. सो these cells present on the skin, which is the outermost layer, these are dead cells. लेकिन इंटरनल लाइनिंग जो है वहां से तो एब्जॉर्प्शन करना है बॉडी को, तो इसको डेड सेल नहीं रख सकते हैं, इसको केराटिनाइजेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से तो एब्जॉर्प्शन वाटर का भी होगा, इसका भी होगा, उसका न्यूट्रिएंट्स का होगा. तो इसको केराटिनाइज कर दें तो एब्जॉर्प्शन होता कैसे? तो ये फेल हो जाता, बॉडी ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल लाइनिंग इज कॉल्ड एन म्यूकोसा. इट इज कवर्ड विद द म्यूकोसा, म्यूकस. Mucus is slimy, sticky, it engulfs food particle and it traps it. Okay, so like this it goes. And here or epithelial cells, अब आप समझ लीजिए जहां जहां भी linings है, they are epithelial cells. ठीक है, उसी तरह लंग का alveoli में भी that is epithelial cell, squamous epithelial cell. वहां पर क्या है, सिंगल सेल का लाइनिंग है, सिंगल लेयर है. ओके, अब आप समझे. और यहाँ पर इस और म्यूकोसल, अब जब भी बोलेंगे आपको यहाँ पर epithelial layers of your body which are anatomical barriers, तो समझ जाओगे इंटरनल लाइनिंग एंड एक्सटर्नल लाइनिंग. एक यहाँ पर म्यूकोसा है, म्यूकस है, म्यूकोसल लेयर है, और और compound, that component is called as mucus. Mucus क्या है, पॉलीसेक्राइड है और प्रोटीन भी है इसमें, उसका कॉम्बिनेशन, एंड मेनी ग्लाइकोप्रोटीन्स आर देयर. और म्यूकस में सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफाजेज भी होते हैं प्रेजेंट. सो दिस इज म्यूकस यहाँ पर. और स्किन पर म्यूकस की जरूरत नहीं है, स्किन पर दूसरा तरह का एडेप्टेशन है. क्या है, सीबेसियस ग्लैंड है. ओके, लाइक दिस. आगे चले. Yes, sir. Yes, sir. So some pathogens have evolved, ये कह रहा है. तो ये दोनों सरफेस जो है ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पैथोजन को. बॉडी लाइनिंग, ये बॉडी है बीच का हिस्सा, इस बॉडी में एंटर नहीं करेगा. अगर बॉडी में एंटर करेगा तो क्या करेगा, वो डिस्टर्बेंस काउज करेगा, एंड दैट डिस्टर्बेंस में लीड टू डिजीज, दैट में लीड टू सीवियर कंडीशंस आल्सो, और पैथोजेनेसिस करेगा, आपके फिजियोलॉजी को चेंज कर देगा. और फिर क्या होगा, डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी दैट विल स्टार्ट. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. सम पैथोजेंस हैव इवॉल्व्ड. तो इस लाइनिंग को ब्रेक करने के लिए, अभी जो हम डायग्राम बनाए ये मत समझ लेना ये फैगोसाइटिक सेल का है, ये दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग. ठीक है, इतने तो आप लोग समझदार हो ही. ये मत समझ लेना दिस इज एसोसिएटेड विद दिस फिगर. ओके, इसको Okay, sir. क्लियर ही कर देता हूँ. ठीक है, सम पैथोजेंस आर इवॉल्व. तो ये पैथोजन ने है स्ट्रेटजी इवॉल्व कर लिया है, इस दोनों तरह के एनाटॉमिकल बैरियर जो है इसको पेनिट्रेट करने के लिए. ठीक, स्ट्रेटजी इवॉल्व कर लिया है. कैंडिडा एल्बाइकन्स एक एग्जांपल हम लोग देखे थे. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जब वहां पर म्यूकोसल लाइनिंग पर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या स्ट्रेटजी है. वन ऑफ द स्ट्रेटजी इज, क्या स्ट्रेटजी है, म्यूकोसल लाइनिंग पर अकेला नहीं है ये म्यूकोसल लाइनिंग. ठीक है, इंटीरियर अंदर का लाइनिंग. इस म्यूकोसल लाइनिंग में देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर हार्बरिंग दीज प्लेसेस.
they have colonies here. क्या आपको पता है आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं, somebody check this out, उससे ज्यादा सेल्स हैं आपके बॉडी में फॉरेन सेल्स, जितने अपने सेल नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा फॉरेन सेल्स है इन योर बॉडी. So these are layered with the these symbiotic bacteria which do not cause harm to mucosal lining. स्किन वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अंदर वाले लाइनिंग की बात कर रहा हूं. ठीक है. So once these friendly symbiotic bacteria are erased or destroyed, this colony is degraded or disrupted, then these pathogens which has the capacity to penetrate the mucosal lining, they get the opportunity to get internalized within the mucous lining, and then they reach directly to the blood. Okay, so एक एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बाइकन्स बताया था, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है. फंगाई याद करो, एकदम क्लास के स्टार्ट में जब इम्यूनोलॉजी शुरू किए थे उस समय बताए थे. और ये फंगस है, जब ये सबके बॉडी में है, बट दिस फंगस दे डू नॉट फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू गेट इंटर in the mucus, get penetrated through the mucosal lining because of the presence of this symbiotic bacteria which has already occupied the surface. So this do not get the access to this layer, so they are not getting internalized. So what happens when the abuse of the antibiotics has happened? एंटीबायोटिक खूब खा रहा है बिना मतलब के, या कोई उसको सीवियर इन्फेक्शन हो गया, बहुत दिन तक ट्रॉमा में रहा, आईसीयू में भर्ती रहा, ठीक है, कोमा में था, या कोई सीवियर इंजरी हुआ था, या कोई उसको बड़ा ऑपरेशन हुआ था, कोई या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, दिस दैट, बहुत तरह कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन, जिसमें उसको काफी हेवी एंटीबायोटिक चला, या बॉडी में उसका सेप्सिस हो गया था, तो इस सब की वजह से एंटीबायोटिक उसको चला, जिसकी वजह से इसका सिम्बायोटिक फ्रेंडली बैक्टीरिया जो थे, और एंटीबायोटिक है वो तो नहीं देखेगा फ्रेंडली को मारना है कि एनिमी वाले बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करना, दोनों को किल करेगा, तो इसको किल कर दिया. सो नाउ दिस म्यूकोसल लाइनिंग इज एक्सपोज्ड टू दीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शियस एजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. जैसे अभी जो चला हुआ है फंगल इन्फेक्शन, आप नाम सुनते होंगे मीडिया में, ब्लैक फंगस, दिस दैट. ओके, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. ओके, because of the heavy use of the antibiotics and steroids like these substances, the bacterial colony, friendly bacterial colony has disrupted, and this has got the opportunity to get internalized the mucous lining membrane. म्यूकस मेम्ब्रेन को चैलेंज करके उसको इंसल्ट कर दिया अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, और उसको भेद करके आ जाता है ब्लड में, म्यूकोसल लाइनिंग को पेनिट्रेट कर गया. नाउ दे विल कॉज द डिजीज इफ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, इनेट सिस्टम का पार्ट है. अब इसका मुकाबला होगा